मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो आप सभी लोग जो है का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स लीजेंड चैनल में। आज हमारा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको चैप्टर के एंडिंग में दिया है वो सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर जो है आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अभी से जो है हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स लीजेंड चैनल में 1 मिनट अकाउंट्स। इसके अंदर जो है हम लोग जो है बहुत सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और बहुत सारे चीज़ें जो है अकाउंट से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। तो ये वीडियो भी आपको 1 मिनट अकाउंटिंग वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में आपको 100% मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और इस क्वेश्चन आंसर्स का PDF भी आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसे आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपना जो है क्वेश्चन आंसर्स को यूज़ कर सकते हैं PDF के थ्रू। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसके अंदर जो है ये आपका लेक्चर नंबर 19 है, FYGC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर देखने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, इसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर जो है आपको पूछा गया व्हाट इज बुक कीपिंग। जो है बुक कीपिंग का मतलब आपको मालूम है, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, सो दैट इज द बुक कीपिंग। ये हम लोगों ने इन डिटेल में जो है लेक्चर नंबर 1 में देखा था। आपको डिटेल में देखना है तो आप लेक्चर नंबर 1 को रिफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब होता है प्रोडक्ट, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं माल। ठीक है, सो व्हाट इज मीन्ड बाय गुड्स, इसका आंसर ऐसा है कि द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्चेंडाइज, व्यापार करना। गुड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम व्यापार करते हैं, मर्चेंडाइज करते हैं। कमोडिटीज कोई भी पदार्थ, आर्टिकल कोई भी वस्तु, या कोई भी चीज, और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स, जिसमें जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर बोले तो जो बिजनेसमैन है वो ट्रेड्स करता है बोलते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है कि खरीदता है और बेचता है। ठीक है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, खरीदना और बेचना। सो कोई भी मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स या थिंग जिसको ट्रेडर जो है ट्रेड्स करता है, खरीदता है और बेचता है, तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग जो है गुड्स बोलते हैं। दिस आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। तो गुड्स का मतलब क्या होता है कि ये गुड्स जो है परचेज किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है निर्माण करना, मशीन्स में उसका, मशीन वगैरह के प्रोसेस से उसको हम बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सेल, उसको हम मार्केट में सेल कर सके और सेल करके अर्न कर सके प्रॉफिट, दैट इज द गुड्स। ओके, ये भी आपको डिटेल में मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 या 2 में समझाया, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखे रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल। एकदम सिंपल आंसर है बेटा। कैपिटल का मतलब होता है कि द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, लागत हमारी होती है बिजनेस में, बाय द ओनर, ओनर के द्वारा, इज कॉल्ड कैपिटल, उसको कैपिटल कहते हैं। कंपनी का जो मालिक है अपने घर से जो भी पैसा लाता है और वो बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट्स, अगर जो आपके पास एसेट्स ज्यादा है ओवर द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की अपेक्षा, ठीक है, एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी, आपके पास एसेट्स ज्यादा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। ओके, सिंपल है ये। डिटेल में आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर रेफर करना अगर जो डिटेल में आपको देखना है तो। ये 1 लाइन आंसर इन 1 सेंटेंस आपको देना है, इसके लिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन है 1 लाइन के हिसाब से ही है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है क्या होता है, आंसर द अमाउंट ऑफ कैश, जो कैश का अमाउंट है, या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्ट की कीमत होती है, या फिर एसेट्स एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for the personal use is called, for the personal use called as drawings। कोई भी कंपनी का मालिक कंपनी में से गुड्स हो या एसेट्स हो उसे विड्रॉ करता है, मतलब लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, बिजनेस के यूज के लिए नहीं। बिजनेस का कोई भी सामान, ठीक है, बिजनेस का कोई भी सामान अगर जो कंपनी का मालिक जो ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है ये। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है बिजनेस से ओनर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ ओनर के द्वारा निकाला जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। और वो क्यों निकालता है, फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी बिजनेस का सामान होने दो, कुछ भी बिजनेस का होने दो, वेटेवर बिजनेस से कंपनी का जो मालिक है वो निकालता है पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशंस। इसको भी मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था रेगुलर लेक्चर्स में। So goodwill is the reputation of business expressed in terms of money. It is an intangible assets. Okay. So goodwill का मतलब क्या होता है, reputation of business। जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी है जिसका काफी रेपुटेशन है, जैसे दांत साफ करने का पाउडर बोले तो कोलगेट ही सबसे पहले आता है, ठीक है। ठंडा मतलब कोको कोला पेप्सी, यही आपको दिमाग में सबसे पहले आता है। तो ये क्या है, ये क्यों आता है, क्योंकि इनका मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, तो इसी को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे गुडविल। द गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करना कि फला फला कंपनी का जो गुडविल है वो 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 15 करोड़ का है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है उसका एक अच्छा खासा फार्मूला है जो कि हमको आने वाले लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ये होता तो है लेकिन उसका कोई डिजाइन नहीं होता है गुडविल का, कि उसकी आंख होगी, 4 पैर होंगे, ब्लैक कलर का कपड़ा पहनेगा, व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुडविल जो है यह इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कि है बट वो इनविजिबल है। ओके, सो हमने देखा अभी गुडविल क्या होता है। देन नेक्स्ट वन इज गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है गिव द वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सो अभी हम लोग देखेंगे एक ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेजेस देखेंगे जो कि सब्सटीट्यूट होगा ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस का। सो पहला सेंटेंस आपको दिया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस बोले तो व्यापार, ट्रांजेक्शंस बोले तो लेना और देना। बिजनेस का मतलब ही होता है कि लो और दो, ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है लो और दो, दोगे क्या, प्रोडक्ट दोगे, लोगे क्या, पैसा लोगे, ठीक है। सो इस चीज को जो रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं बुक कीपिंग। ओके, दैट इट, ये आपका आंसर है। देन नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर है मतलब कि जो ओनर है बिजनेस का, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अमाउंट का, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। कैपिटल, उसके लिए एक सिंगल वर्ड है अकाउंट्स में जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। एक पर्सन जिसको अमाउंट पेएबल है, ठीक है, मतलब कि आपने मार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदी कर लिया है लेकिन अभी तक आपने उसको पैसा दिया नहीं है, वो पेएबल है, तो इसके लिए एक सिंगल सा वर्ड है क्रेडिटर। ओके, क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी, और जिससे माल उधारी पे लिया है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिट द क्रेडिटर। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज बिटवीन टू पर्संस। दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज होगा। अभी क्या एक्सचेंज होगा दो पर्सन के बीच में, कपड़े, कपड़े एक्सचेंज होंगे, फूड्स एक्सचेंज होंगे, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज होता है दो पर्सन के बीच में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बिजनेस के लैंग्वेज में, ट्रांजेक्शंस।
यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि उसने मेरा पानी का बोतल लिया और मैंने उसका पानी का बोतल लिया, तो ये क्या ट्रांजेक्शन्स हो गया? ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं थिंकिंग करना है। हम यहाँ पे बुक कीपिंग देख रहे हैं, अकाउंटेंसी देख रहे हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे दिमाग में इमेजिनेशन आप करेंगे, दैट इज ओनली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू करना है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। ओके, सो एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, बिजनेस जब होता है तो दो पर्सन के बीच में क्या एक्सचेंज होगा? प्रोडक्ट होगा, कैश ट्रांजेक्शन एक्सचेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, मतलब कि लेना और देना। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने मुझे कैश दिया, दैट इज द ट्रांजेक्शन्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। अगर जो आपके बिजनेस में खर्चा ज्यादा हो चुका है, एक्सेस अधिक हो गया है, एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इनकम के अपेक्षा, एज कंपेयर टू इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉस बोलेंगे। ओके, लॉस कभी भी माइनस में आता है, नेगेटिव नेगेटिव अमाउंट होता है, ठीक है, माइनस में। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ पर्सन whose assets are sufficient enough to meet business obligations। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसके पास एसेट्स है, आर सिग्निफिकेंट, वो उसके पास पर्याप्त एसेट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्याप्त एसेट्स है, इनफ एसेट्स है, जिससे कि वो मीट कर सके बिजनेस के ऑब्लिगेशंस को। बिजनेस के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब आप बिजनेस करेंगे तो उसमें ऑब्लिगेशन ये होगा कि आपको बिजनेस में जितने भी खर्चा लग रहा है उसका पेमेंट करो, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो टाइम टू टाइम ड्यू होता है तो उसका पेमेंट करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम टू टाइम ड्यू होता है उसका पेमेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं बिजनेस के अंदर। तो कोई भी बिजनेसमैन के पास सफिशिएंट एसेट्स है जिससे कि वो ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ये सारे ऑब्लिगेशंस को क्या कर सके? फुलफिल कर सके, मीट कर सके, तो उसको हम लोग जो है सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट। ओके, SOLVENT, सॉल्वेंट। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। और इसी का अपोजिट जो होता है इंसॉल्वेंट, ठीक है, इसी का अपोजिट इंसॉल्वेंट होता है। तो आगे देखते हैं, बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन। जो बुक कीपिंग है ये देता है ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल, सभी आवश्यक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको देता है? बिजनेसमैन को। तो उससे बिजनेसमैन को क्या होता है, क्या करता है? वो सारे आवश्यक इंफॉर्मेशन लेके, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेके वो डिसीजन लेगा कि उसको कल बिजनेस किस हिसाब से करना है, बिजनेस में क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके ना? जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो आपको सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो आप वो इंफॉर्मेशन कहाँ यूटिलाइज करेंगे? जब एग्जाम होगी तो आप सोचोगे ना कि कहाँ पे क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो वैसे ही बिजनेसमैन को भी जो है बुक्स क्या प्रोवाइड करता है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे आपको बुक्स से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप उसको यूटिलाइज करते हो एग्जाम में। ओके, सो दैट इज द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो ये सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम लोग डिसीजन लेने के लिए बिजनेस में यूज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो है आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके 18th लेक्चर जो मेरा वीडियो बनाया है वो सारे वीडियो आप लोग रिफर कीजिए। सब एकदम सिंपल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको याद और बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोपराइटर। जो प्रॉपर्टी है कोई भी डिस्क्रिप्शन का, ओन्ड बाय द प्रोपराइटर, जो कंपनी का मालिक है वो अगर जो ओनर है कोई भी प्रॉपर्टी का, तो उसको उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। ओके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे, संपत्ति, हिंदी में संपत्ति उसके लिए वर्ड्स है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन का प्रॉपर्टी होने दीजिए, कोई भी डिटेल, कोई भी प्रॉपर्टी का डिटेल अगर जो आपको दिया गया है तो उसके लिए हमारे अकाउंट्स में क्या वर्ड्स है? एसेट्स। ओके, अभी एसेट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज है जो कि आपको यहाँ पे तो नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे खाली आपको फ्रेजेस बतानी है। ओके, सो ये नंबर 8 हो गया। नंबर 9 में आपको बताया जा रहा है कि एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस
एक एसेट्स जो रह जाता है बिजनेस में फॉर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजली। एक ऐसा एसेट जो रहता है बिजनेस में फॉर, जो बिजनेस के लिए होता है ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, सिर्फ छोटे से समय के लिए होता है। अभी ये शॉर्ट टाइम का मतलब होता है अराउंड 1 ईयर, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर, ओके। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सके कैश में आसानी से। तो ऐसे एसेट्स के लिए, ऐसे एसेट्स को हम लोग जो है करंट एसेट्स बोलते हैं, करंट एसेट्स, ओके। तो जैसे कि आपके कंपनी के अंदर जो है कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, सो कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, तो उसको तो करंट एसेट्स बोलेंगे ही। लेकिन आपके बिजनेस के अंदर जो है जैसे कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने सेल कर दिया तो इजीली वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन आपके बिजनेस के अंदर जो है कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल का कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उसको आपने जो है भंगार वाले को बुला के आपने बेच दिया आसानी से, तो दैट इज द करंट एसेट्स। लेकिन आपके पास जो है 24 फ्लावर्स, 24, जैसे कि आपके पास जो है एक 24 करोड़ का प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, तो उसको आप खड़े खड़े बेच नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको बाकायदा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट अ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कोई भी एसेट्स जिसको आप जो है इमीडिएटली सेल कर सको और उससे पैसा कमा सको, ठीक है, कन्वर्ट कर सको उसको कैश में, उसको ही करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना आप लोग, इसका भी डिटेल्स आपको जो है लेक्चर्स में मैंने दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और पूछना है आप लोगों से, अगर जो आपके कंपनी के पास जो है सपोज 24 ट्रक्स पड़े हैं, 24 ट्रक्स है, तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा क्या कैश में? नहीं, नहीं होगा वो आसानी से। 24 ट्रक खरीदने वाला जो भी आदमी आएगा वो ट्रक चेक करेगा, पेपर चेक करेगा, उसके लिए उसको 5-6 दिन तो चाहिए ना कम से कम, ठीक है ना। लेकिन अगर जो स्क्रैप बेचना है तो स्क्रैप किलो आएगा, वजन करेगा और इमीडिएटली 2 घंटे में 3 घंटे में आपको पैसा दे देगा, ठीक है ना। सो करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एसेट जो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है और उसको लंबा समय नहीं लगता है, ठीक है, कैश में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज द करंट एसेट्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन आपको दिया गया है, अलाउंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जब आप लोग किसी भी मॉल में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसके नीचे देखते हो कि इसका प्राइस क्या है, फिर उसका प्राइस लिखा रहेगा सपोज 10,000, फिर 10,000 के ऊपर क्रॉस मारा रहेगा और उसके बाजू में लिखा रहेगा कि हमारा प्राइस जो है वो है 9,000, ठीक है। सो 1,000 क्या है? 1,000 जो है वो कम आपसे जो ले रहा है, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, ओके। सो कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस का मतलब ये होता है कि प्रिंटेड प्राइस जो कि प्रोडक्ट के ऊपर होता है, प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट जो होता है वहां पे होता है, ठीक है, दैट इज द कैटलॉग प्राइस। इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट ले बोलते हैं। तो ये आपको किसी भी मॉल में आप जाते हो तो आपको आसानी से ट्रेड डिस्काउंट के दर्शन हो जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement। आपको सिलेक्ट करना है एक सही अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो, जो नीचे आपको दिया गया है क्वेश्चंस, और उसमें से आपको रीराइट करना है सेम सेंटेंस। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज। अगर जो आपके पास इनकम क्या है? सरप्लस है, सरप्लस बोले तो ज्यादा है, ओवर एक्सपेंसेस एज कंपेरेटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में आपके पास इनकम ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है, दैट इज द प्रॉफिट। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, नुकसान, ओके, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बोलेंगे ही नहीं उसको, ओके। सो प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि हमारे पास इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, ओके। सो जो है यहाँ पे अगर जो सपोज एक्सपेंसेस आपके पास 10 रुपया है और 15 रुपया आपका इनकम है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का हुआ। मतलब कि इनकम कभी भी क्या होता है?
एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस ऑलवेज सरप्लस होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड में आपको पूछ रहा है कि इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। हम लोगों ने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, याद करो वो दिन जब आप लोगों लेक्चर देख रहे थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, याद आया आप लोगों को वो दिन? नहीं याद आया तो फिर प्लीज जरा पीछे का लेक्चर, पीछे का वीडियो जो है मेरा, वो प्लीज आप लोग देखना तो याद आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। ओके, कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि कैश अगर जो आपके बिजनेस में आया देन ओनली उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज फॉरगेट इट, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करना है, भूल जाओ उसको। ओके, मर्केंटाइल में जो है अलग होता है जिसमें अक्रूवल वगैरह लेके चलते हैं हम लोग। मर्केंटाइल एक्चुअली मिक्स होता है और अक्रूवल यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। ठीक है, सो जब भी आप लोग एक इस टाइप के क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो उसका जो राइट आंसर है ना उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो आपके दिमाग में बार बार यही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। बैड मतलब गंदा, डेब्ट्स मतलब उधारी। तो ऐसा गंदा उधारी कौन सा होता है जो रिकवरेबल नहीं कर सकते आप लोग, उसी को बैड बोलेंगे ना। गंदा उधारी कौन सा होता है? तो अमाउंट जो कि रिकवरेबल नहीं है कस्टमर से। एक कस्टमर आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के लेके गया, आप रोज उससे पैसा मांग रहे हो, नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, आपने मारा मारी भी किया, सब कुछ किया, कोर्ट केसेस भी किया, फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। फिर फाइनली आपने बोला कि ठीक है भाई तुम जीते मैं हारा। ओके, लेकिन अब वो आपके बुक्स में वो अमाउंट तो दिखते रहेगा, तो भी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना है आपको अपने बुक्स में से ऐसे अमाउंट्स को। ठीक है, तो उसको हम बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट्स का मतलब समझा आपको। थर्ड वन इज, चलो आगे बढ़ते हैं अभी स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स मस्ट बी हॉनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि ओपनली बताना। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताना, कोई भी छुपाना नहीं। ठीक है, अकाउंट्स को जो है हॉनेस्टली प्रिपेयर किया जाता है एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उसी को हम लोग डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए, बोलेगा हाँ साहब 5 रुपए का है, जब आप खरीद लोगे तो बोलेगा नहीं इसमें 7 रुपया CST है, ये है GST VST क्या क्या बोलेगा वो। सो वैसा नहीं है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि ओपनली बता देना सब कुछ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, a commodity in which a trader deals is known as goods। एक ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर ट्रेडर डील्स करता है उस कमोडिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। कमोडिटी बोले तो वस्तु, वस्तु का मतलब क्या होता है, गुड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी वस्तु नहीं है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, दैट इज नॉट अ गुड्स। ओके, गुड्स का मतलब विच इज ट्रेड, जो कि एक जन बेचेगा एक जन खरीदेगा, और वो फ्रिक्वेंटली बेचा जाता है, खरीदा जाता है और वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। गुड्स का मैंने पूरा डेफिनेशन आपको दिया है मेरे लेक्चर्स में, प्लीज आप लोग बच्चों पहले का वीडियो रिफर कीजिए। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में, मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या आना चाहिए बोलो, गुडविल। ठीक है, सो ये आपको मालूम है गुडविल के बारे में, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया। Cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared। आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और उसको प्रेजेंट करना फॉर द पीरियड, उस पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next one is the immediate recognitions of loss is supported by principle of conservatism। ठीक है, conservatism, the immediate recognitions of loss is supported by principle of conservatism। ठीक है, सो ये सब आप प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा वो रिफर कीजिए प्लीज।
तो आपको डिटेल इसका मालूम पड़ेगा। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। याद है आपको, नरेशन का मतलब होता है हिंदी में विवरण, मतलब डिटेल्स। सो कोई भी ट्रांजेक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, तो आप उस टर्म्स को क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एन एसेट ऑफ an act of exchange of things or service between two parties is termed as transactions. An act of exchange, एक जो कार्य होता है एक्सचेंज का, कोई भी थिंग्स का या फिर सर्विस का, बिटवीन टू पार्टीज, दो व्यक्ति के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन्स। मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेना और देना, ठीक है। तो लेन देन जब होगा तो किसका होगा, थिंग्स का होगा, ठीक है। आप कैश दोगे और सामने से आपको गुड्स दिया, दैट इज द एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो गया। सर्विस का एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप रेलवे में ट्रेवलिंग करना है तो आपने पैसा दिया और सामने से उसने आपको टिकट दिया, तो आपने रेलवे में सफर किया, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, रेलवे नहीं बेचा आपको उसने। ओके, 2 रुपए का टिकट देके, समझिए आपको। तो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विस, सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। सो नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो है आर वन एंड द सेम थिंग, ये कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है दोनों सेम ही है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है एंड क्लासीफाई करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और अकाउंटेंसी जो है ये रिकॉर्ड्स करता है, क्लासीफाई करता है, उसके बाद समराइजिंग भी करता है, एनालाइजिंग भी करता है एंड इंटरप्रिटिंग, और उसको डिटेल में बताता भी है फाइनेंशियल डेटा को। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड, ये ट्रू है। देन नेक्स्ट वन इज द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है, जरा आप लोग वीडियो रिफर कीजिए मेरा। देन नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये एक एसेट्स है बिजनेस का? जी नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है एसेट्स नहीं है बिजनेस का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लोन। आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी बैंक से आपके पेमेंट क्लियर होते जा रहे हैं, फिर भी आप चेक इशू करते जा रहे हो और बैंक आपका चेक क्लियर करते जा रहा है, सामने वाली पार्टी को पैसा देते जा रहा है, ठीक है। सो आप वहां पे क्या कर रहे हो, बैंक का पैसा यूज कर रहे हो, दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, so that's why it is not an assets of the business. Bank overdraft is temporary loan, ये एक टेम्पररी लोन है, so it is liability for the business. Okay, that's why it is not the assets of the business. Then next one is solvent person is a person whose assets are more than his liability. Solvent person का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके पास assets बहुत ही ज्यादा है, more than his liabilities. As compared to liability आपके पास assets ज्यादा है, तो आप solvent person हो। Yes, true, ठीक है। Next one is cash discount does not appear in the books of account. जो कैश डिस्काउंट है वो अपीयर नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉल्स। क्यों भाई, फॉल्स क्यों है? कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर, जो माल बेच रहा है वो कैश डिस्काउंट देता है। क्यों देता है? फॉर इंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि आप तुरंत जो है पूरा का पूरा पैसा उसको दे सको, या फिर स्पॉट पेमेंट दो, ऑन द स्पॉट उसको पेमेंट दो। ऐसा नहीं कि आप ईएमआई पे माल खरीद के लेके जाओ या लोन पे खरीद के जाओ। सो इट विल बी लॉस टू द सेलर, तो आपसे पैसा तुरंत पाने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट देता है, ठीक है। और आप पूरा पैसा दे के, मतलब कि जो भी पैसा डिस्काउंट उसने ऑफर किया वो सुन के आपने पैसा उसको दे दिया, सो थोड़ा सा उसको लॉस हुआ लेकिन पैसा पूरा मिल गया, ठीक है। एंड गेन टू द बायर, और जो खरीद रहा है प्रोडक्ट उसके लिए गेन हो गया, उसने उसने जो है 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीदा और 9 रुपया तुरंत दिया, तो उसको 1 रुपए का बेनिफिट हो गया, ठीक है।
देयरफॉर कैश डिस्काउंट विल अपीयर इन बोथ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके लिए जो बेचने वाला पर्सन है और जो खरीदने वाला पर्सन है, दोनों अपने अपने बुक्स में क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्योंकि बेचने वाले के लिए थोड़ा सा लॉस हुआ है लेकिन पैसा पूरा मिल गया उसको तुरंत, और जो खरीदने वाला पर्सन है उसको थोड़ा सा पैसा कम देना पड़ा, लेकिन कम देके उसने उसको जो है एक्स्ट्रा गेन हो गया। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ कैश डिस्काउंट। देन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विथ मनी और मनीज वर्थ, तो ये ट्रू आएगा। ट्रांजैक्शन हमेशा जो है जुड़ा हुआ रहता है मनी से, मनी के साथ या मनीज वर्थ। हमने याद है, हमने पढ़ा था कि बिजनेस में हम लोग हमेशा जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। दैट्स व्हाई ट्रांजैक्शन कंसर्न्ड विथ मनी, मनी के साथ जुड़ा हुआ है। और मनीज वर्थ, और मनीज वर्थ बोले तो मनी की वैल्यू होती है। देन नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस ट्रू, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। स्टेट whether the following sentences are true or false with reason. In earlier time of civilization, accounting was done by owners. False. In earlier times of civilization, accounting जो है was done by agent who manage the property of wealthy people. ठीक है, so agent लोग record करते थे, that's why it is a false. Bookkeeping is useful to find out all tax liability. Yes my dear, true. बुक कीपिंग आप करोगे तो ही तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना टैक्स भरना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां स्टार्ट हो रहा है अभी। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर। डिसएग्री, भैया अकाउंटिंग जो है हर एक आदमी के लिए यूजफुल है, सिर्फ ओनर की, कंपनी के मालिक के लिए जो है यूजफुल है नहीं, वो सबके लिए यूजफुल है। डिटेल आपको मिलेगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। एग्री, बुक कीपिंग जो है एक कला है, क्योंकि हर इंसान बुक कीपिंग अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है। साइंस है, क्योंकि कोई किसी भी हिसाब से प्रेजेंट करे बुक कीपिंग को, बट उसका एंड ऑफ द रिजल्ट जो है सबका सेम ही आएगा। ठीक है, एंड प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन एक व्यवसाय है बुक कीपिंग। ओके, देन बिल्स पेबल इज एन एसेट्स टू द बिजनेस। डिसएग्री, अगर जो आपने किसी से माल उधारी पे लिया है और उसको पेड नहीं किया है, उस बिल का पेमेंट आपने पे नहीं किया, तो बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल जो है ये एसेट्स कैसा होगा, वो तो लाइबिलिटी हो गया बिजनेस के लिए। दैट्स व्हाई हम डिसएग्री करते हैं इस स्टेटमेंट्स को। देन नेक्स्ट वन, इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, सिर्फ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डिसएग्री, अरे भाई हम जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या हो गया, ऐसा लेन देन जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बिजनेस में गुलाब दिया, रोज दिया, तो उसके अंदर कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हाँ, आपने अपने फ्रेंड्स को जो है कुछ 5,000 का गिफ्ट दिया या कुछ प्रोडक्ट दिया, ठीक है, बिजनेस में, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटलिंग ऑफ जर्नल और लेजर इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। डिसएग्री, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगा, या कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए टोटल पैसा कितना खर्च किया। तो कोई भी चीज का आप खाली टोटल मार दोगे तो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं क्या, नहीं। ठीक है, डिसएग्री। देन अच्छा, ये पुराने एडिशंस में ऐसा था, अभी नए एडिशंस में जो है इसके जगह पे 5th क्वेश्चन को ऐसा डाला हुआ है। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर फिक्स्ड एसेट्स। एग्री, आपने जो है 10 माले की एक बिल्डिंग जो है खरीदी या फिर उसको बनाई, तो वो बिल्डिंग जो है आपको 1 साल तक ही खाली बेनिफिट मिलेगा क्या, वो तो आपको 20, 25, 50 साल तक आपको उस बिल्डिंग का बेनिफिट मिलेगा। सो बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट्स। एग्री, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लास्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको दिया है रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज इनकम। आपको
बिजनेस में जो भी आप लेन देन करते हो उससे आपको जो भी रेवेन्यू मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम। नेक्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, बरोबर ना। सिंपल सा है, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा है, लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये कौन सा एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग। तो प्रॉफिट जो भी होगा वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेसिकली क्या है, रेवेन्यू है नेचर में, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने बहुत, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चालू था, कंपनी ने जो है क्रिकेट के वर्ल्ड कप में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप महीना, 2 महीना, 3 महीना चलता है, तो क्या 3 महीने में लोग आपका कंपनी का ऐड देखेंगे और तुरंत आपका कंपनी में जाके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट तो आपको आने वाले कई सालों में मिलेगा, बरोबर ना, ठीक है। तो ऐसे रेवेन्यू को, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप पहले का लेक्चर्स को रिफर कीजिए, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट वन इज द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर, एक ऐसा अमाउंट जो डिडक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल इज ट्रेड डिस्काउंट। याद करो, मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, मॉल में आप जाते हैं, मॉल में प्रोडक्ट के नीचे एक स्लिप लगा हुआ रहता है, कैटलॉग लगा हुआ रहता है, उसमें लिखा रहता है कि 10 रुपए का चीज है लेकिन हमारा प्राइस जो है 9 रुपया है, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट वन, अ पर्सन टू whom बिजनेस owes मनी फॉर द गुड्स और सर्विस इज नोन एज क्रेडिटर्स, ठीक है। सो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस तरीके से हमारा 5th वन कंप्लीट हो जाता है और ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और जाने के पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका बेनिफिट आपको भी मिले, मुझे भी मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शंस में आप लोग कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स को और अच्छी तरह से डेवलप करके और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूं, और आप उस लेक्चर को सुन के अच्छा सा अच्छा मार्क्स लेके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। सो इस लेक्चर्स को फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल्स में स्टूडेंट्स। सो थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने जो है एकदम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया है। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग रिफ़र कीजिए, और इसको रिफ़र करने से आपका जो इंटायर टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो पूरी की पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने जो है काफ़ी नोट्स और काफ़ी न्यूज़ अपडेट्स दिए हैं आपको, जो कि आपको यूज़फुल होंगे टाइम टू टाइम। सो जो है, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा 1 मिनट अकाउंटिंग का एक वीडियो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है सीरीज़। तो आप लोग उसका भी बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल।